सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफज़दा हूँ, घबराया हुआ हूँ। होम मिनिस्ट्री से खबर मिली कि हम आपके ओसीआई की स्टेटस मतलब खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। मुझे टूरिस्ट वीज़ा मिलने का हक नहीं और मेरी नानी का इंतकाल हुआ था। मेरी वालिदा 70s में हैं, तो ये सब अब कुछ बहुत ज़ाती तौर पे मतलब करीब आ गया। माँ आपकी हिंदुस्तानी है, पिता आपके पाकिस्तानी थे। आपको होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अदब में अगर कबूलियत चाहते हैं तो लेफ्ट को मतलब खुश करना है, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो फिर आपको राइट प्लीज करना पड़ता है। एक सीक्रेट लाइफ जैसे की जिंदगी मेरी 20s में मैं वैसे जी रहा था। सलमान तासीर कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, सब जानते थे वो कौन है। अपने आसपास के लोगों से ये बात कहना, उन्हें समझाना कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, वो संघर्ष है लगातार। फिर आपने सेक्सुअलिटी के मामले में ये स्ट्रगल क्यों नहीं चुना? अब किसको बता सकते हैं? मेरी माँ को तक मैं बता नहीं सकता था। सलमान तासीर को गोली लगी, उनका इंतकाल हुआ। AK-47 से 27 बार गोली मारी गई थी आई थिंक। और कहा कि योर फादर वाज योर ग्रेट एनिमी, तो आपको कुछ मतलब हद तक रिलीफ भी महसूस होगी। आप तो शिव भक्त थे ना? बिल्कुल, और अभी तक हूँ। जब मैं उर्दू सीख रहा था, मैं उनसे कहता था कि मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि मैं कहूँ कि मेरे दादा का देहांत हो गया या उनका इंतकाल। जावेद साहब बिल्कुल मतलब हैरान हो गए। डेथ डेथ उनकी डेथ हो गई, इसके अलावा कभी कुछ नहीं कहना है। एविएशन या ये सारा कुछ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सारा कुछ मतलब गीता में हो, ये मुसलमान भी करते हैं कि सारा कुछ कुरान में था। और जावेद साहब किसी भी मुसलमान से जो ऐसी बात करते हैं वो कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया। लोग कहते हैं कि आप इंडिया वापस आओगे, तो मैं कहता हूँ शाह मोदी इंशाअल्लाह। कुछ लोगों की हकीकत ऐसी होती है जो किसी बढ़िया फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। आप खुद सोचिए, एक लड़का दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में भक्त के नाम से मशहूर है क्योंकि उसकी कमजोरी है कि वो धार्मिक फिल्में देखता है, भगवान शिव का भक्त है। माँ भारत की सम्मानित और सीनियर पत्रकार हैं। पिता पंजाब के गवर्नर है। लेकिन दिक्कत यह है कि पंजाब बॉर्डर के इस पार नहीं, उस पार वाले। पुरखों का ताल्लुक सीधा मंटो और फैज से रहा है, लेकिन उसकी लड़ाइयां इस सबके बावजूद हैं। लड़ाई अपनी पहचान की, अपनी सेक्सुअलिटी को समझने की, और फिर थी लड़ाई भारत सरकार से अपनी नागरिकता की। आपको एक कहानी का अंत लग सकता है, मगर यह बस इंटरवल था। उसने 2 कदम पीछे लिए और निकल पड़ा यात्राओं पर। और तब उसे मालूम हुआ कि उसकी यात्राएं ही उसके कई सवालों के जवाब लिए बैठी थीं। वो आतिश जो उसे बार बार लिखने और लोगों से बात करने के लिए प्रेरित करती थी, वही उसके जीवन का मूल थी। मैं फिर याद दिला दूं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कुछ झलकियां हैं उनकी जिंदगी की जो हमारे मेहमान हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और फिर मिलते हैं लेखक, पत्रकार और इस एपिसोड के मेहमान आतिश तासीर से, जिनसे हमने उनकी जिंदगी और उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात की है। तो चलिए बात करते हैं आतिश तासीर से, जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आतिश तासीर साहब। और मुझे लग रहा है कि बहुत सालों बाद आप शायद हिंदी में बात करेंगे, और पॉडकास्ट तो आई थिंक आपने नहीं किया होगा हिंदी में कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ हद तक खौफज़दा हूँ, घबराया हुआ हूँ, क्योंकि मैं कुछ 6 सालों से तक मैंने हिंदी और उर्दू का एक सवाल, एक मतलब एक शब्द तक नहीं बोला है, क्योंकि ये मेरी कुछ हद तक निर्वासन की वजह है, का अंजाम है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल भी कुछ ऐसा ही था जो हमारी बातचीत है उससे मिलता-जुलता है, कि पैदाइश आपकी लंदन की है, परवरिश आपकी दिल्ली में हुई, तमिलनाडु के स्कूल में आप पढ़े हैं और कई भाषाएं सीखी आपने। माँ आपकी हिंदुस्तानी हैं, पिता आपके पाकिस्तानी थे, और दुनिया भर में आप घूमते रहे हैं अभी तक। ये इतना कुछ है आपकी ज़िंदगी में, इतनी रंगीन ज़िंदगी है, इतनी खिड़कियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में। तो एक चीज़ आप बार-बार बोलते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत लोगों का बहुत पसंदीदा शब्द भी है ये, बहुत लोगों के लिए मुश्किल सवाल भी है ये। आपको होता है आइडेंटिटी क्राइसिस? आइडेंटिटी की जो माप को जो सिलसिला है, वो एक सब किस्म का अवसर हुआ है कि इसकी वजह मैं दूसरे समाज में मतलब शामिल हो सकता हूँ, उनके बारे में लिख सकता हूँ, हमदर्दी और शीलता दिखा सकता हूँ। ये एक किस्म का मुझे एक रास्ता है हुँ। लेखक के तौर पे, मुसन्निफ़ के तौर पे।
तो ये मुझे कभी ऐसे क्राइसिस का शब्द मुझे कभी महसूस नहीं हुआ है। मुझे लगा है हर वक़्त कि ये एक किस्म की विरासत है और मैं इसे इसे बहुत मतलब महफ़ूज़ रखता हूँ, इस पे बहुत गौर करता हूँ और इसके ज़रिए मैं सफ़र कर सकता हूँ। एक तरह से मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मौका है, दुनिया को जानने-समझने बिल्कुल, का, जब आपके साथ इतनी बिल्कुल, सारी चीज़ें जुड़ी हों। बिल्कुल। और हम लेकिन अब ऐसी दुनिया हाँ। में रहते हैं हुँ, जहाँ एक किस्म की हाइब्रिडिटी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम अंग्रेज़ी में कि मतलब कि आपकी आइडेंटिटी के कई हिस्से होते हैं। लेकिन एक ज़माना होता था कि लोग सिर्फ़ अपने मुल्क, अपने शहर, अपने समाज तक महदूद रहते थे, सीमित रहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कई लोग को ये तजुर्बा हुआ है कि वो 1, 2, 3 समाज, 1, 2, 3 ज़बानें, 1, 2, 3 आइडेंटिटीज़ के मतलब में हिस्सा लेते हैं और उन्हें इन चीज़ों को मानसिक तौर पे ये सारा कुछ बैलेंस करना पड़ता है और अ, इसकी वजह से वो एक एक ऐतिहासिक पवित्रता जो हमारे मतलब भगवे लिबास पहने हुक्मरान चाहते हैं कि वो एक ऐतिहासिक पवित्रता हासिल करें, लेकिन वो एक ख्वाब है, वो मुमकिन नहीं है, हमारे हुँ। ज़माने में मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आतिश आप कहते हैं कि ये तो एक मौका है ना? बहुत सारी सभ्यताओं से जुड़ने का, समाज से जुड़ने का, भाषाओं से जुड़ने का, देश से जुड़ने का, लोगों से जुड़ने का, तो फिर एक्ज़ाइल कैसा हुआ? अम, दर्दनाक है, ज़रूर दर्दनाक है हुँ, क्योंकि मेरा जो मेरी जो सारी परवरिश थी, मेरे सारे जो रिश्ते थे, मेरे सारे जो राब्ते थे, उन्होंने इस मतलब उन्होंने इन पे एक ऐसी छाया मतलब कास्ट कर दी है कि मुझे महसूस होता है कि मुझे कहना है कि हाँ, मेरा नाम आतिश तासीर है। हाँ, मेरी परवरिश दिल्ली में हुई थी और ये सारा कुछ ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने मुझे एक बार कहा था कि यू नो इफ कोई कहता है कि तुम्हारे बाप नहीं हैं, तो आपको यू विल से गो टू हेल। लेकिन इस सरकार ने मेरे साथ जो किया है मुझे ऐसे महसूस होता है कि मुझे मुझे अपनी मतलब परवरिश का डिफेंस करना पड़ता है। मुझे केस बनाना पड़ता है और ये नहीं होना चाहिए और इसकी और मुझे बहुत अपने अप अप ये मेरी मुझ तक महदूद नहीं है लेकिन मेरी जो माँ है, मेरी जो नानी है, जो लोगों ने मुझे मोहब्बत दिखाई है इंडिया में इतने सालों के बाद, मुझे लगता है कि ये उनकी मोहब्बत का एक धोखा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कोई इंसान ये मानता हो कि सारी दुनिया अपनी ही है, ये सारी भाषाएँ अपनी ही हैं, लोग अपने ही हैं, अलग-अलग हों भले ही और ये एक मौका है। तो मैं कह रहा हूँ कि निर्वासन कहाँ हुआ? ये तो निर्वासन जैसा कुछ है ही नहीं। आतिश तो पहले भी दुनिया में घूमते थे, दोस्त थे, यार थे। तो अगर एक देश ने उन्हें सिटिज़न मानने से इनकार कर भी दिया हो, उनका कार्ड छीन भी लिया हो, जिस पर हम आगे बात करेंगे, तो भी ये दर्द शायद उस दर्द के मुकाबले कम होगा ना, उस व्यक्ति के दर्द नहीं, के मुकाबले नहीं, जिसका एक ही देश है, जो कहीं बाहर निकला ही नहीं, क्लोज़ उसमें रहा होगा। आपके लिए भी है? नहीं, नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये हुँ, और हुँ, ये निर्वासन या हुँ, हमारे साहित्य और अदब में ये आइडिया ऑफ वनवास हुँ, एक हुँ, बहुत मतलब शक्तिशील आइडिया है, पावरफुल ताकतमंद आइडिया है। नहीं, जो जो हम इमिग्रेशन कहते हैं, ये आपको एक ऐसी सॉर्ट ऑफ स्थिति में रहता है कि वो आप 1 और 2 और 3 सोसाइटी समाज अपने हेड में बैलेंस कर रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को कुछ हद तक दरमियान महसूस करते हैं कि आप मिडल में हुँ, हैं। लेकिन अगर आप किसी को कहे हुँ, कि आप घर नहीं जा सकते हो। जैसे कि लोग यहाँ इंडिया में बहुत इंटरनल इमिग्रेशन है और लोग कहते हैं कि मैं वापस गाँव जा रहा हूँ। हुँ, अगर आप उन्हें कहो कि आप गाँव नहीं जा सकते हो, कि गाँव अब तबाह है और हुँ, वो रास्ता अब आपके लिए बंद है, हुँ, तो वो जो उसका जो असर है किसी की नफ़सियाती तौर पे, मानसिकता पे, वो बहुत गहरा है, बहुत ताकतमंद है और उसमें एक किस्म का दर्द शुरू शुरू आ जाता है। एक दर्द इसमें एक दर्द शामिल है।
जिसका एहसास मुझे मुझे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझ में पैदा हो सकता है। बात ये 2019 की है। 2019 से पहले तो आप दिल्ली में खूब रहते ही थे, आपके पास ओसीआई स्टेटस था। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत जानकारी है इस बारे में कि हुआ क्या। फिर भी आपका पक्ष थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा, ताकि जो सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, उन्हें आइडिया ना हो तो थोड़ा हो जाए। आप क्या कह रहे हैं, हुआ क्या था? बात ये थी कि मेरा सिचुएशन भी अजीब था। मेरे एक वालिद थे जो पाकिस्तानी थे, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी जब तक मैं 21 साल का था। मैंने ये सारा कुछ मतलब साफ-साफ लिखा था और हुँ। ये जो बीजेपी के हुक्मरान थे उनको खूब खबर थी कि राम माधव, मोदी जी मेरी माँ वालिदा को जानती हैं, माँ को जानते हैं। तो ये सारा कुछ मतलब पब्लिक स्फीयर में था और जो पहला एप्लीकेशन हुआ था पीआईओ का, वो मेरी माँ ने कहा किया था मेरी वजह से। मैं विदेश था उस वक़्त कॉलेज के लिए और वो पीआईओ का एप्लीकेशन मेरी माँ ने किया और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला आया कि पीआईओ को ओसीआई बनाने का और पीआईओ मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक यानी है। कि मेरी पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी, तो हर वक़्त मेरी नागरिकता ब्रिटिश थी, जी। लेकिन मेरी पूरी परवरिश इंडिया में थी। हाँ। तो ये एक पीआईओ एक स्कीम था शुरुआत में ताकि ये ओसीआई से पहले कि जो आदमी मेरे सिचुएशन में हो उसको वो इंडिया से मतलब रिश्ता रख सकते हैं और वो विदेश भी जा सकते हैं और उनकी नागरिकता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डुअल हुँ, नेशनैलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो यही सिलसिला था, ये कुछ हद तक मैंने ये मेरा बनाया-बनाना नहीं था, वो मेरी माँ के ज़रिए आया था और उसको फिर मुझे खबर मिली कि इसे अब ओसीआई बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने हुँ, इसे ओसीआई बना दिया था और हुँ, सब लोगों को पूरी मतलब पब्लिक तौर पे सब कुछ खबर थी कि ये मेरी मेरी स्थिति थी इंडिया के ज़रिए। और फिर मैंने टाइम मैगज़ीन का आर्टिकल लिखा, जो कवर पे इंडिया इज़ डिवाइडेड इन चीफ और उसके बाद कुछ 3 महीने बाद मुझे और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से नहीं लेकिन होम मिनिस्ट्री से खबर मिली कि हम आपके ओसीआई की स्टेटस मतलब सॉर्ट ऑफ खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और नवंबर में मेरे ख्याल में प्रिंट इंडिया में एक हुँ, हुँ। पोर्टल है और उन्होंने खबर खुलेआम कर दी और उस वक्त होम मिनिस्ट्री का जो स्पोक्समैन था वो ट्विटर पे आके ये जो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, उसे ट्विटर पे ख़ारिज कर दिया। हालाँकि मुझे मुझे एक सरकार से, हुकूमत से एक संपर्क भी नहीं, एक चिट्ठी भी नहीं, कुछ ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन कुछ नहीं हुँ, और हुँ, उन्होंने ट्विटर पे ख़ारिज कर दिया। तो हुँ। आप जान सकते हैं कि इसमें एक किस्म की शिद्दत शामिल है, एक किस्म का मतलब एक मतलब आप शॉक कह रहे हैं पहुँचे हाँ, गुस्सा, मतलब एक गुस्सा था सरकार को शायद, आप ये कह रहे हैं? ज़रूर, ज़रूर। अच्छा। हुँ, ज़रूर। मतलब उन्होंने वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। तो अब आप हिंदुस्तान आते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल मुझे टूरिस्ट वीज़ा मिलने का हक नहीं है अच्छा। और मेरी नानी का इंतकाल हुआ था कुछ 1 साल पहले और मैं उनके घर में मेरी परवरिश हुई थी, वो मुझे इंडिया लाए थे। और मेरी वालिदा 70s में हैं, मेरे स्टेपफ़ादर का स्ट्रोक हुआ, तो ये सब अब कुछ बहुत मतलब ज़ाती तौर पे मतलब बहुत बहुत करीब आ गया है। इसका जो मतलब अंजाम है, बहुत करीब आ गया है। जी, और आप कह रहे हैं कि कोई कारण दिया उन्होंने, कोई वजह दी कि हम आपको ओसीआई स्टेटस आपका क्यों ख़ारिज कर रहे हैं? उस वक़्त कुछ तो दिया होगा कागज़ में? उन्होंने कहा था कि आपने आपके पाकिस्तानी वालिद जो उस हद तक उनका असैसिनेशन हुआ था, तो वो जीवित भी नहीं थे। हुँ, आपने उनकी आइडेंटिटी छुपाई थी। अच्छा। इसलिए हमने हमने ये सारा कुछ मतलब लेकिन और उस मेरे बाद कई लोगों पे जिन्होंने सरकार की तनकीद की है, हुँ, हुँ। उनको सब एक किस्म का बदला लिया है। जैसे अशोक सुनैना हैं, जो उन्होंने कोर्ट में उनका केस जीत के उन्होंने उन पे ट्रैवल बैन डाला गया ताकि वो इंडिया नहीं आ सकते और उनकी माँ अभी भी 70s 80s में हैं और वो उनके साथ होना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो मतलब परमिशन नहीं है।
2019 की बात है, लेकिन मुझे याद है आपने एक आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान में जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, मारा गया। इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ लिखा है, जिससे एक कम से कम ये संदेश तो निकल कर आया है कि आपकी कोई ऐसी ख़ास हमदर्दी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या कभी गवर्नमेंट के साथ भी नहीं रही। आपने बड़ी तनकीद की है उनकी। और मेरा ख़्याल है तब तब तो सब बड़े खुश भी थे कि आतिश नाम का एक राइटर है जो बड़े खुल के कह देता है जो कहना होता है। नहीं, 2019 में जब मेरी किताब शाये हुई थी द ट्वाइस बॉर्न, आप जी। पढ़िए राम माधव का एक मतलब एक उन्होंने एक छोटा-सा लेख लिखा था फ़ेसबुक पे, जहाँ वो इतने मतलब फ़राख़ दिली से मुझे मतलब मोहब्बत दिखा रहे थे, ये सारा कुछ दिखा रहे थे, इज़हार कर रहे थे इन चीज़ों का। और मुझे घबराहट हो रही थी कि हमारे इंडिया में लेफ्ट विंग एस्टैब्लिशमेंट बहुत सख्त है। और मैंने कहा अब ये इट्स द किस ऑफ डेथ कि राम माधव की कि ने मेरी किताब इस हद तक कबूल की है। लेकिन ये सारा कुछ मतलब डिवाइडर इन चीफ के बाद में सारा कुछ एक क्षण में तब्दील हो गया था। वो लेख लिखने के बाद ये क्लियर हो गया कि आप लेफ्ट के नहीं राइट के हाथों जो है बैन होंगे। सही है। सही है। पहले अदब का मामला हाँ। बहुत अजीब है। अदब में हुँ, अगर कबूलियत चाहते हैं, तो लेफ्ट को मतलब खुश करना है। लेकिन अगर आप अपने मतलब अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप जेल में नहीं होना चाहते हैं, तो हुँ, फिर आपको राइट प्लीज़ करना पड़ता है। हुँ। ये एक किस्म का पैराडॉक्स है हिंदुस्तान में और मेरे ख़्याल में इस हद तक अमेरिका में भी ये सच है। हुँ। अच्छा, आप तो हिंदुस्तान में रहे ही हैं ख़ैर, पाकिस्तान भी जाना हुआ आपका? 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम मतलब कि बरखा दत्त पाकिस्तान ज़्यादा गई है कि मैं आप कब मेरे गए हैं? मुकाबले में। हाँ, अच्छा। मैं कम गया हूँ। मेरी पहली बार मैं गया था मेरे वालिद साहब से मिलने के लिए और उस वक़्त भी मैंने फिर एक सफ़रनामा शाया किया था स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री और वहाँ मैंने पाकिस्तान में रिसर्च की थी। लेकिन मैं अ, कुछ 3-4 दोस्त दूसरे मुल्क हैं जहाँ मैंने बहुत वक़्त बिताया है और पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं। हुँ। मैक्सिमम मैं कभी किसी उस मुल्क में 2 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी एक जुड़ाव तो महसूस इंसान करता है क्योंकि आपके पिता वहाँ के रहे हैं, माँ भले ही दिल्ली में थीं। सवाल मेरा बस ये है कि आप वहाँ भी गए, यहाँ भी गए। दोनों मुल्कों में बुनियादी तौर पर आपको क्या फ़र्क या क्या बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था? ऐसा क्या नज़र आया? मैं आपको मज़ाक सुनाता हूँ कि एक शख़्स था जो सिंध में मेरी हाँ, हाँ। मुलाकात हुई थी हुँ। और वो कह रहा था इंडिया में हिंदू लोग वो बड़ी मीठी आवाज में बात करते हैं, वो रंगीन कपड़े पहनते हैं। तो ये मतलब वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने कहा आप यकीन करो कि मैं मुसलमान सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक राजपूत हूँ। तो मैंने कहा हाय! आप यहाँ मुसलमान हो के आप जात की बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि ये जात की बात नहीं है, ये गुड और हुँ। बैड फैमिलीज़ की बात है। तो तो आप देख लें कि ये लोग मतलब मुझे आप के कुछ पहले सवाल कर रहे थे कि मुझे हुँ, ताल्लुक किस चीज़ से है? मुझे हुँ, ताल्लुक सालिम हिंदुस्तान से है, मुझे पंजाब से है, सिंध से है क्योंकि हुँ, ये जो राब्ते होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान की हकीकत है, जो मेरे ख़्याल में ऐतिहासिक तौर पे एक बहुत छोटी हकीकत है, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। हुँ, आई थिंक कि कोई भी अगर गणराज्य हो, कोई भी जदीद स्टेट हो, वो एक तहज़ीब और एक सभ्यता का एक एक्सप्रेशन होता है कि वो कि वो जदीद दुनिया में एक रूप इख्तियार कर रहे हैं, कि वो पुरानी सभ्यता उसके के उस पस मंज़र में है। तो हुँ, ये इस अगर सभ्यता या तहज़ीब की बात होती है, तो मेरा ताल्लुक बिल्कुल इंडिया से है। हुँ, और लेकिन ये जो बँटवारा हुआ है, ये जो तक़सीम हुई है, ये कुछ मतलब ये उस सभ्यता का एक असली इज़हार नहीं है। हुँ। कुछ हद तक एक झूठा इज़हार है।
हुँ। हाँ, क्योंकि मेरे मन में ये एक उत्सुकता थी जानने की, ये बड़ा मन था जानने का कि एक आदमी जिसका ताल्लुक आमतौर पर तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन ऐसे कम लोग हैं, वाक़ई कम लोग हैं कि जिनके पिता पाकिस्तानी हों या हिंदुस्तानी हों और माँ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हों, ऐसे लोग कम हैं पर कम हैं हुँ। काफ़ी। तो उनका देखने का नज़रिया दोनों मुल्कों का या दोनों मुल्कों के लोगों को देखने का, वो हमसे अलग है क्योंकि हम नहीं गए। हम बहुत दूर से देखते हैं, है ना? और उधर भी बहुत लोग होंगे जो इधर बहुत दूर से देखते हैं। मेरे ख्याल में और ये माहौल भी बहुत मतलब एक क्षण में तब्दील हो सकता है कि कुछ हद तक लोग अपने आप की वो जो बुनियादी ताल्लुक हैं, उनको पहचानते हैं, ज़बान पहचानते हैं। लेकिन अगर माहौल बिगड़ जाता है, तो फिर शक और गुमाह सारा कुछ वापस आ जाता है। तो मैं जैसे कि मैं अभी आप सुनिएगा कि मेरी हिंदी और उर्दू पे दोनों ज़बानों का प्रभाव, असर ज़रूर है। लेकिन हुँ। एक वक़्त जब मैं पहली बार गया था पाकिस्तान मेरी बहन का जन्मदिन था। तो उस वक़्त हुँ। उन्होंने देखा मेरे पासपोर्ट पे एक ब्रिटिश पासपोर्ट है, नाम तासीर है। ये ज़रूर पाकिस्तानी होंगे जो इंडिया विज़िट करके अब पाकिस्तान लौट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप किस वजह से आए हैं? तो मैंने कहा मैं मेरी बहन के जन्मदिन के लिए आया और फ़ौरन एक सन्नाटा मतलब उस पे छा गया, उस कमरे पे और फिर किसी ने पीछे से कहा, सालगिरह। अब तो देख सकते हैं कि ये थोड़ी मतलब ये सारी कुछ मतलब दफ़नाए गए हैं, ये सेंसिटिविटीज़, ये शक, हुँ। और ये अगर माहौल बेहतर हो जाता है, तो फिर ये सारा कुछ मोहब्बत का रूप इख्तियार कर सकता है और ये इस मतलब सिलसिले की बहुत मतलब एक एक अजीब एस्पेक्ट है। हालाँकि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच बात बनते-बनते अक्सर बिगड़ ही जाती है और अचानक ट्रेन रुक जाती हैं, अचानक बस रुक जाती हैं, लोगों का आना-जाना रुक हुँ। जाता है। तो हमारे यहाँ ना फ़िज़ा ऐसे कट ऐसे बदलती है। तो हमने बहुत बार देखा है। पर मैं ना आपकी किताब पहले पुराने वाली भी पढ़ रहा था जिसका हिंदी तर्जुमा मेरे पास था, इतिहास से अजनबी, हुँ। उसका हिंदी में है और अंग्रेज़ी में अभी आपकी एक नई किताब आई रिटर्न टू सेल्फ। मैं ये देख रहा था कि आतिश बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो फ़ेवरेट देश तो पूछूँगा, पहले बताइए हिंदुस्तान में पसंदीदा शहर कौन-सा है आपका? तो ये बहुत अजीब ये मेरे निर्वासन का अंजाम बहुत अजीब अंजाम है कि अ, मेरा जो स्कूल था, वो दक्षिण में हुआ था तमिलनाडु में और अब जब याददाश्त का जो असर मुझ पे हो रहा है कि मैं इंडिया वापस नहीं जा सकता हूँ, तो फिर याददाश्त कुछ चीज़ों को चुनती है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। ये मतलब याददाश्त की मतलब एक हुँ। फितरती sort of एस्पेक्ट और इसका याददाश्त का किरदार ही ऐसा है कि हुँ, वो ऐसी बिल्कुल। चीज़ें और अब मुझ पे जो मुझे दिल्ली कभी याद नहीं आता है। मुझे बॉम्बे कुछ हद तक याद आता है, लेकिन मुझे जो साउथ में मेरी जो लाइफ़ थी, मेरा जो स्कूल था, वो बहुत अब दर्दनाक है और बहुत मतलब असर मुझ पे मेरी मानसिकता पे करता है। और ये कोई मतलब ये ये मतलब कि ये राजनीति और तारीख के दायरे से बाहर है। ये कुछ मतलब अदबी या क्रिएटिविटी इन इन चीज़ों पे मतलब इसका और मैं बहुत इन चीज़ों को देखता हूँ क्योंकि ये दिलचस्पी है लेकिन मुझे मतलब मैं अपने आप को कुछ हद तक एक याददाश्त का स्टूडेंट समझता हूँ। मैं जैसा पढ़ना चाहता हूँ, आप करीब-करीब वैसा ही लिखते हैं, जिसमें इतिहास भी है, कुछ अपनी स्मृतियाँ हैं, है ना? उसका एक मिला-जुला रूप है आपकी दोनों तीनों किताबें। एक किताब जो है कम से कम भी आज से कुछ भी नहीं तो मैं अगर ठीक हूँ तो 15 साल पहले लिखी गई थी, है ना? स्ट्रेंजर और टू हिस्ट्री। यस और एक जो हाँ, अभी आई दो है वो 15 साल बाद लिखी गई है। इस बीच आतिश तासीर कितना बदले हैं? क्या स्मृतियों से मेमोरी से छूट गया है? क्या अभी यादों में है? बहुत कुछ है। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि सेक्सुअलिटी के तौर में मैं जब स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री मैंने लिखी तो मैं क्लोसेटेड था। अब मैं एक
गोरे आदमी जो टेनेसी के हैं, वो मेरे खाविंद हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो ये मतलब एक किस्म का मतलब मैं एक सीक्रेट लाइफ़ जैसे की ज़िंदगी में मेरी 20s में मैं लिव वैसे जी रहा था, जो जिससे मैं अब मतलब एक छुटकारा मिला है मुझे, और तो वो एक चीज़ है, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरी बात है कि मैं अभी आपसे पहले बात करने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो मैंने स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री के वक़्त दिया था, और उस वक़्त बड़ी रोमांस थी मुझ में कि ये जो बँटवारा है, ये जो तक़सीम है, कि जो सालिम हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो आगे आएगा, और ये सीमा कुछ हद तक मिट जाएगी। मुझ में अब वो रोमांस नहीं है। एक हुँ, मैं थोड़ा ये नहीं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल हो च गए तल हैं। तल तल्ख़ी हाँ, है। मैं अपनी हुँ, आँखों को चेहरे को देख के मैं पहचान रहा था कि कड़वाहट तल्ख़ी ज़रूर अब उसकी नज़र आ रही है। और हुँ, ये मुझे हुँ, मतलब इन चीज़ों को मतलब साफ-साफ देखना ज़रूरी होता है। अम, और क्या है? और क्या है? और फिर हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक बहुत बहुत बदल गया बदल है। गया है। मैं शेर सुनाऊँ? हाँ, अ, हाँ, इरशाद। मुद्दतें गुज़री, तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। वाह! और ये वाह, फ़िराक वाह, का शेर है, और वाह! ये इंडिया के मुतालिक मुझे बहुत मतलब ये मेरे रिश्ते को बिल्कुल कैप्चर करता है। ये तो है। एक बात बताइए, मैं आपकी किताब में पढ़ भी रहा था, आपने लिखा है अब दोनों में ही मैंने एक्चुअली इस्तांबुल भी दोनों में देखा है, लेकिन एक चीज़ मैंने दोनों में और देखी। आप हाँ, इस्तांबुल में ही थे, जब आप एक क्लब में थे, जिसमें आपने देखा, जो नज़ारा आपने देखा, उसको आप फिर से बताते हैं कि जब मैं पहले आया, मैंने देखा था, कुछ मर्द नाच रहे हैं, है ना? धुआँ है, एक पूरा सीन आपने खींचा है। पहले नज़रिया कुछ और था देखने का, मैं कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ, है ना? अपनी हुँ, सेक्सुअलिटी हुँ, को हुँ। लेकर। वो जब दौर था 15 साल पहले का, आप आप खोज चुके थे कि आप क्या हैं? या फिर आप बच रहे थे दुनिया को बताने से? था क्या एग्ज़ैक्टली? मुझे कभी मतलब अपने आप से मैं हर वक़्त मैंने कभी वीएस नायपॉल का एक एक लाइन है कि "द ओनली लाइज़ फॉर व्हिच वी आर ट्रूली पनिश्ड आर द लाइज़ व्हिच वी टेल आवरसेल्व्स"। और मैंने अपने आप से कभी झूठ नहीं किया। तो मुझे मेरा जो सेक्सुअल तौर पे जो रिश्ता था मर्दों के साथ, वो बहुत-बहुत पहले शुरू हो गया था, और कभी मतलब और कायम रहा था। जब तक मैं मेरी रिलेशनशिप्स थी औरतों के साथ, और ये सारा कुछ एक साइड बाय साइड ये दोनों चीज़ें चल रही थी। और उस वक़्त इस्तांबुल में मुझे दुनिया से डर था, बहुत डर हाँ, था कि मैं हाँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कि इसकी वजह से मैं इंडिया में और भी मार्जिनल हो जाऊँगा, कि इंडिया की जो मेनस्ट्रीम है उसमें मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ। अगर ये उन्होंने लगा कि अब क्योंकि मुझे मुझे खबर तक नहीं थी कि इंडिया की का कि एक आधुनिक इंडिया में इस हकीकत का क्या रद्द-ओ-अमल होगा, कि लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या है? तो मुझे उस चीज़ की बहुत फ़िक्र थी, लेकिन हर वक़्त दुनियावी थी, सामाजिक थी, अपने आप ऑन अ पर्सनल लेवल बिल्कुल नहीं थी। हुँ। जो आतिश खुलकर इतनी बातें कह रहे हैं, अपनी किताब में भी कह रहे हैं और इनफैक्ट आप मानें ना मानें लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा ही कि भई सलमान तासीर कोई छोटा-मोटा नाम नहीं था, सब जानते थे वो कौन है ना? विवाहेतर संबंध था उनका एक तरह से तवलीन सिंह के साथ। इतना ज़बरदस्त मतलब शुरुआत ही आपकी ऐसी और आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं उस वक़्त भी। कोई आसान नहीं होता है मतलब अपने आस-पास के लोगों से ये बात कहना, उन्हें समझाना कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है। वो एक संघर्ष है लगातार। फिर आपने सेक्सुअलिटी के मामले में ये स्ट्रगल क्यों नहीं चुना? आपने क्यों नहीं चुना कि आप जो हैं वो कह सकें, आप लड़ सकें उन लोगों से? भले ही सवाल बहुत आपकी वो बात खूबसूरत है। माने ना मैं माने? आप हाँ, सवाल बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत जो इब्तिदा थी, उसमें ये
बहुत बहुत मुश्किल धाराएं एक हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि इसी ये अगर एक किसी शख्स को अगर एक चीज है, मतलब शर्मिंदा होने के बारे में या कहने के बारे कि मेरा बाप नहीं है, कि मेरे बाप मुसलमान है लेकिन मैं इंडिया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इसमें एक और पहलू नहीं जोड़ सकता हूँ कि अब हुँ। के, और मुझे कुछ हद तक प्रॉब्ली ये फील हुआ था कि इंडिया में हमदर्दी होगी इस मतलब पैदाइश के सिलसिले में, क्योंकि ये मेरे हाथों में नहीं था, लेकिन अगर मैं इसमें सेक्सुअलिटी भी शामिल करूं तो लोग कहेंगे ये बहुत अजीब सा आदमी है, अब इसके साथ नहीं बात कर सकते हैं। और ये आप मुझे बताएं कि ये मेरी मैं शायद एक फैम था, लेकिन आप प्रॉब्ली बता सकते हैं कि ये मेरे ख्याल में एक हकीकत भी है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। कि पहले इसलिए मैंने बात की शुरुआत ही ऐसे की थी कि आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो आइडेंटिटी क्राइसिस लोग कहते हैं, आपके मामले में ये होना ज़्यादा स्वाभाविक है, ऑब्वियस है कि हो सकता है। लेकिन इतनी खूबसूरती से इतनी आइडेंटिटीज़ ओढ़कर चलना और फिर उनमें से एक-एक को मंज़ूर करना कि हाँ हूँ, हाँ ये भी हूँ, हाँ ये भी वाला भी हूँ। ये बहुत मुश्किल लेकिन काम तो है ये। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि एक आदमी कुछ आइडेंटिटीज में इतना रईस हो, you know? हाँ, थोड़ी मुश्किल अमेरिका में वो आइडेंटिटीज़ हैं लेकिन इतनी अमेरिका में सारी हैं। अमेरिका में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शनैलिटीज, कि कि मेरे तो 3 इंटरसेक्शनैलिटीज हैं, मैं ब्लैक हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं गे हूँ, हुँ। लेकिन इंडिया में मतलब कुछ हद तक हम कहेंगे कि ये केस बहुत बिगड़ गया है, अब तो बात करनी हाँ, मुश्किल है। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत शो ऑफ बन गया है कि इतनी आइडेंटिटीज ला के आया है। वो कहेंगे कि जितने राइट टिक थे, सबको ही क्रॉस करता जा रहा है ये। अब इससे बहुत मुश्किल है बात करना। सही है। लेकिन ये तो होता ही है कि हम धीरे-धीरे हमें अपने बारे में स्वीकार्यता आती है, धीरे-धीरे हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कई बार। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि ये जितनी आइडेंटिटीज़ हैं, जिनके मामले में आप आज ये कह रहे हैं कि इतने अमीर हैं आप, है ना? कभी हुआ है कि आप उनसे एक लंबे दौर तक लड़े भी हों कि नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं मैं ये नहीं हूँ, नहीं ये ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ज़रूर लड़ाई मतलब अभी तक कायम है। हाँ। हाँ, हाँ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब जो इंडिविडुअलिटी होती है, जो शख्सियत होती है, अ, उसमें मतलब कई मतलब पहलू होते हैं जो ये ब्रॉड आइडेंटिटीज़ नहीं पकड़ सकती है। आदमी एक बहुत अजीब मतलब एक और अगर आप एक अदबी या साहित्यिक करियर में हैं, तो इन चीज़ों को, इन गहराइयों को टटोलना कुछ हद तक आपका फ़र्ज़ बनता है। मैंने चाहा इतना है कि मैं अपनी सलाहियतों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कि मेरी लेख या मेरी मुसन्नफ़ तसनीफ़ इतनी खूबसूरत है। लेकिन मैं ये ज़रूर किसी भी रीडर को पहुँचाना चाहता हूँ कि आतिशदास झूठ नहीं बोलते हैं। हुँ। कि जितनी भी मेरी कोशिश में है सच बोलने का, मैं हर वक़्त बोलूँगा। और मैं अ, जहाँ मैंने गलती की है, जहाँ मैंने किसी चीज़ को साफ तौर नहीं देखा है, फिर मैं वापस जाता हूँ और चाहता हूँ कि वो नज़ारा और साफ हो जाए, और मैं अपने आप को, और मैं ये भी मतलब अ अ, पेश करना चाहता हूँ कि वो मुझ में वो क्या प्रेजुडिसेस थी, कि क्या कमियाँ थी, जिन्होंने मेरी मेरी देखने की काबिलियत को सीमित किया या महदूद किया, कि इसकी वजह क्या थी? ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हुँ। क्योंकि हम सब में ये चीज़ होती है। बार-बार लौट कर देखना होता है ना? कि क्या छूट गया, क्या गड़बड़ हो गई? एग्ज़ैक्टली, बार-बार हुँ। लौट के देखना पड़ता है, हुँ। और इसमें एक क्रिएटिविटी भी शामिल है। हुँ। जब जैसे ये अब जी। इस हुँ, हुँ। किताब के लिए ये बात हाँ, बहुत हाँ। सही है, क्योंकि ये एक रिटर्न टू सेल्फ है। यस। मतलब अपने खुद को फिर से देखना। नहीं, मैं चाहूँगा कि जो आपकी पहली किताब है 15 साल पहले वाली, डेढ़ दशक पहले वाली, कोई उसे पढ़े और उसके बाद इस वाली किताब को पढ़े तो उसे बेहतर समझ में आएगा कि आप लिख क्या रहे हैं। क्योंकि एक तरह का रेफ़रेंस पॉइंट है वो किताब, इस किताब के लिए। हाँ, और ये मेरे मु
मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये सफ़र कहाँ शुरू हुआ है और इसका कि कहाँ ख़त्म होने वाला है। तो ये हुँ, मैं अब बिल्कुल बीच में हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली। फँसा हुआ हूँ, यू नो राइट इन द मिडल और और मैं कुछ हद तक अब मैं काबिल हूँ कि मैं शुरुआत और इब्तिदा को देख सकता हूँ और उस पे कुछ मतलब कह सकता हूँ। लेकिन इसका इसका एंड रिज़ल्ट, इसकी एंड जर्नी अ, मैं नहीं कह सकता हूँ। बहुत मुश्किल है हाँ, कहने के लिए। हाँ। ठीक बात है। मैं पढ़ रहा था आपको जब आप बता रहे थे कि जब आपके वालिद सलमान तासीर को गोली लगी, उनका इंतकाल हुआ, आप वीएस नायपॉल के साथ थे, है ना? हुँ। हिंदुस्तान में उनका नाम सब जानते हैं। तो AK-47 से 27 बार गोली मारी गई थी आई थिंक। लेकिन जब आप वहाँ थे, तो नायपॉल ने आपसे कुछ ऐसा कहा, जो बड़ा मतलब ऐसा है कि एक राइटर ही राइटर से कह सकता है, ऐसी बात तो हाँ। वो किस्सा थोड़ा मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताएँ। मैं अंग्रेज़ी में बताऊँ या हिंदी में बताऊँ या अनुवाद करते-करते बता दूँ? अच्छा तो मैं उनके साथ था मिक्स जी। मैं उनके साथ था और मैं शायद क्योंकि मेरे वालिद साहब का जो इंतकाल हुआ था वो बहुत उसका एक पब्लिक एस्पेक्ट था बहुत मतलब खुलेआम अखबारों में दुनिया की अखबारों में मतलब हिलरी क्लिंटन अफसोस कर रही थी, पोप अफसोस कर रहे थे, ये सारा कुछ मतलब इसका एक हिस्सा था। तो उस वक़्त मैं वो मेरे वालिद की पब्लिक इमेज थी, लेकिन ज़ाती तौर पे मतलब हमारा जो राब्ता था वो बहुत मुश्किल था। वो बहुत पैट्रियार्कल थे। हमारा हमने वो मेरी ज़िंदगी में एक किस्म का खला थे, तो वो फिर जब वो मौजूद थे, वो बहुत डोमिनेटिंग थे। तो इसकी वजह से मुझे मतलब पर्सनली एक आसान रिश्ता नहीं था। तो मैंने शायद नायपॉल की जब मैं नायपॉल से बात कर रहा था, मैं मेरे वालिद साहब की तारीफ़ कर रहा था जैसे कि दुनिया कर रही थी। और उन्होंने कहा फ़ौरन मुझे रोक लिया और कहा कि बट योर फादर वाज़ योर ग्रेट एनिमी कि आपके वालिद आपके शत्रु थे। तो आपको कुछ मतलब हद तक रिलीफ़ भी महसूस होगी कि वो उनका इंतकाल हो गया, कि उनकी देहांत हो गया उनका और मुझे तो मतलब इतनी हैरत महसूस हुई क्योंकि मैंने सोचा कि ये कैसा इमोशन है, ये कैसा किसी का आप किसको बता सकते हैं? मेरी माँ को तक मैं बता नहीं सकता था नहीं कह कि मुझे सकते। एक इतनी हुँ, अजीब-सी फीलिंग थी। लेकिन मुझे अ, उस वक़्त एक रिलीफ़ सा महसूस हुआ कि ये एक आदमी था, जो एक खालिस राइटर था, जिसने मुझ में मतलब मुझका सॉर्ट ऑफ मेरा इमोशनल सिलसिला देख के उसका मतलब मुकम्मल तौर पे साफ इज़हार किया और मैंने अपने आप को सोचा कि ये ही एक राइटर का काम है। तो इतना अंदर तक झाँक सके, है ना? एकदम पर्दे हटा दे। बिल्कुल और अ, बेखौफ हाँ, हाँ। आपके फ़ेवरेट हैं वीएस नायपॉल। मेरे फ़ेवरेट हैं। जो आपकी किताब है जो किताब है ए रिटर्न टू सेल्फ इसे मैं पढ़ रहा था। इसमें बहुत सारे मुल्कों के बारे में है, बहुत सारी याद हैं आपकी। कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ फिर लौटे हैं, इस बार दोबारा देख रहे हैं तो किस तरह देख रहे हैं, ये सब तो है ही। लेकिन एक चैप्टर है परफ्यूम्स पर, सुगंध पर। हुँ? तो मेमोरीज़ का बड़ा लेना-देना है गंध से। लिम्बिक सिस्टम से उनका मतलब यस, एक राब्ता है, ताल्लुक है। हाँ। यस। तो भारत को याद करते हैं तो कौन-सी गंध सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करती है? मुझे अगर मैं दिल्ली को याद करता हूँ तो मुझे सिर्फ़ धुआँ ही धुआँ याद आता है। 15-16 साल पहले ट्रैफ़िक भी। नहीं, ये सच नहीं है और हुँ। इस चैप्टर का जो मतलब था, मकसद हुँ। था कि वेस्ट में हमारे जो कई सुगंध होते हैं ख़ास मस्क, सिवेट भी ये जो ईस्टर्न स्मेल्स थे, इनको वेस्ट ने मतलब एक किस्म का उन्हें उनका मतलब इस्तेमाल किया और उन्हें मतलब एक अलग रूप में पेश करने की कोशिश की कि ये इसमें मतलब सेक्सुअलिटी शामिल है, डेकाडेंस शामिल है कि और एनलाइटनमेंट के बाद ख़ास तौर वेस्ट में एक इच्छा थी कि हम
वेस्टर्न स्मेल्स को पेश करें जो मतलब सिट्रॉन सिट्रस के हों या बहुत साफ साफ हों, ये वेस्ट की शक्ल है और ईस्ट में वो एक किस्म का डिके है। लेकिन अगर चंदन की का सुगंध अगर आप मंदिर में मतलब आपको आपके सामने आए तो आप उसमें मतलब अगर उसमें एक धार्मिक शक्ति है, लेकिन आप कभी नहीं सोचेंगे मतलब वो एक एक पवित्र सुगंध है। तो ये जो तारुक था वेस्ट और ईस्ट के बीच में कि आप किसी दूसरे कल्चर को एक अलग रूप में पेश करने हैं क्योंकि आप अपने आप के बारे में कुछ स्थापित या ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। ये कॉलोनियलिज़्म की बिल्कुल मतलब जो ये कॉलोनियलिज़्म की जो मरकज़ है, जो केंद्र है वो इसी बात पे और इस किताब में भी नज़र नज़र जो का थीम जो है वो बार-बार आता है कि किसी की नज़र के ज़रिए किसी को तब्दील किया जा सकता है। और हमारे यहाँ ऐतिहासिक तौर पे, तारीखी तौर पे जो वेस्टर्न नज़र थी, उसका हम कुछ हद तक शिकार बने थे और नज़रिए का। हमारी तब हाँ, और ये तो ये थीम ऑफ नज़र ऑफ गेज़ ये बार-बार इस किताब में मतलब वापस आती आती रहती है। मंदिर से मुझे याद आया, आपने एक बार आप तो शिव भक्त थे ना? बिल्कुल और अभी तक हूँ, हाँ, अभी तक हूँ। तो ये क्या धा बहुत एक अजीब-सा सिलसिला था क्योंकि ये मेरी माँ की फैमिली सिख थे हाँ, हाँ। और मेरे वालिद तो मुसलमान थे और मेरी नानी को बहुत एक मोहब्बत थी अ, हिंदू मिथ्स और लेजेंड्स और ये सारी कहानियाँ और मुझे वहाँ ग्रीन पार्क मार्केट में भक्त बुलाते थे क्योंकि मैं हर वक्त धार्मिक फ़िल्म रेंट करता था। तो ये ओह! इसकी शुरुआत तो और उस वक़्त मुझे मुझे प ज ज जो चीज़ मुझे शिव भगवान की तरफ खींच रही थी, वो उसका मैं इज़हार करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि वो एक किस्म का मैं वो मेरे लिए एक वक़्त के लिए जैसे ही मैन थे, कि बच्चा किसी भगवान से कुर्बत महसूस करता है, उसका और कई सालों बाद मुझे लगा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी और डिके जो जो नटराज के जो के में बसा हुआ है वो आइडिया एक मतलब कुछ 25-30 साल बाद मेरे लिए वो उसका असर अब बहुत महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये एक भगवान है जिसके ज़रिए ये चीज़ें, ये 2 ताकतें कि कोई सभ्यता मतलब बड़ी होती जाती है, शक्तिशील होती जाती है और फिर उसमें कमियाँ महसूस होती हैं और फिर वो सिविलाइज़ेशनल डिक्लाइन जो होता है और ये ऐतिहासिक तौर पे एक आदमी के तौर पे ये किसी भी विषय को आप चुनें और ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी और डिके इवन मतलब इकोनॉमिक तौर पे बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और ये मुझ में लगा कि ये हमारे इंडिया की एक बहुत खूबसूरत थी कि उन्होंने एक ऐसे भगवान को चुना जिसमें ये दोनों ताकतें हुँ, शामिल हैं, हुँ। आ मौजूद आ हैं। आप धार्मिक हैं? मैं धार्मिक नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो धर्म होते हैं, ये अब्राहमिक धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। तो इनमें कोई रिसीव्ड विज़डम को इस ये एक हिस्सा नहीं है। ये एक मैं अभी एक सफ़र करने वाला हूँ बुद्धिज़्म पे और मैं नेपाल जाऊँगा, उसके बाद थाईलैंड जाऊँगा और फाइनली मैं ताइवान जाऊँगा। एक मतलब कि वो बुद्धिज़्म की का जो फैलाव था वहाँ हुँ, ईस्ट हुँ। में, उसके बारे बिल्कुल। में मैं लिखना चाहता हूँ। और जब मैं बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है जो मतलब इस्लाम में अगर आप कलमा को मंज़ूर नहीं करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। मतलब कि ये असूल होते हैं जो बिल्कुल बुनियादी होते हैं। लेकिन इंडिया के रूप में इंडिया के जो सारे धर्म होते हैं, मेरी नज़रों में एक किस्म का टीचिंग होते हैं।
आप इनको स्वीकार कर सकते हैं, आप उनको कबूल कर सकते हैं, आप उनको ऐसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी शख्सियत, आपकी मानसिकता से मतलब मिल-जुल के सही रहे हैं। और ये जो ये एक वेस्टर्न माहौल में मत बताना और इसका इज़हार करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। हुँ, मेरा जो ख़ाविंद है उसका एक चर्च है हुँ, हुँ, टेनेसी में, हुँ, हुँ, और हर क्रिसमस वहाँ जो पास्टर होता है कहता है, लोग कहते हैं कि भगवान के बहुत रास्ते हैं, भगवान की तरफ बहुत रास्ते हैं। मैं कहता हूँ कि भगवान की तरफ एक ही रास्ता है। इसलिए तो ईसा मसीह आए हैं हमारे हमारे शामिल हमारे बज़्म में, क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि मैं ही एक रास्ता हूँ। और मैं उसे सुन के मैं सोच रहा था कि इंडिया में तो बच्चे-बच्चे बता सकते हैं कि भगवान की तरफ बहुत रास्ते होते हैं, तो ये एक बहुत-बहुत एक हकीकत है, एक फ़र्क है कि ये तो इसी वजह कि से मैं मैं कहता ही हूँ कि मैं रास्ता हूँ या मैं भी रास्ता हूँ? हाँ, बिल्कुल। और मैं तो इस हुँ, वजह से मैं नहीं कहता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरा मेरा जो ताल्लुक है, हुँ, वो एक वेस्टर्न किस्म का ताल्लुक नहीं है धर्म की तरफ मुतालिक। हुँ। हुँ, बड़ी खूबसूरत बात है कि एक तरफ आप शिव को मान सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि मैं धार्मिक भी नहीं हूँ। आप घूमते और ये बहुत हैं ना? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बातचीत ये गुफ्तगू करते वक़्त, क्योंकि मुझे कई साल हुए हैं कि मैंने हिंदी और उर्दू बोलने का मतलब अवसर नहीं मिला है, और मुझे लाइक बहुत सी कई अजीब-सी यादें और इमोशंस पैदा हो रही है इस बात करते वक़्त। कई साल की जमा हुई आपने एक साथ खर्च कर दी आज 30-40 मिनट में। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है कि आपने मतलब ठीक है, जिस भाषा में हम खुद को बेटर लिख पाएँ, कर पाएँ, अभिव्यक्त करना चाहिए। आपने इंग्लिश क्यों चुनी? आपने हिंदुस्तान की कोई भाषा क्यों नहीं चुनी? क्योंकि फ़ितरी तौर पे मेरी ज़बान अंग्रेज़ी है, और ये हुँ, हम नहीं, हुँ, हमें ये ज़रूर कबूल करना हुँ, पड़ता हुँ। है इंडिया में कि इंडिया की तारीख़ एक इमारत की जैसे है, उसपे कई-कई मंज़िल होते हैं, और इंडिया में आज तक शामिल हैं वो लोग जो इस तारीख़ के वारिस हैं। तो मुसलमान का जो ताल्लुक है अरबी और पर्शियन और उर्दू और इन चीज़ों से, मैं एक एंग्लिसाइज़्ड बैकग्राउंड में पैदा हुआ, मेरी फ़ितरी ज़बान अंग्रेज़ी है, मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, और मैंने बहुत कोशिश की थी इस अ, इस सिलसिले जिसके लिए जिसकी मतलब मैं ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे बदलना गलत है, कि ये सारा कुछ हमारी विरासत है, और हम इस कोशिश में नहीं लगे जा सकते हैं कि हज़ार साल की तारीख को हम मिटा सकते हैं, या हज़ार साल ये जो ये ख़्याल जो है ऐतिहासिक पवित्रता का, ये एक भ्रम है। इस पे हुँ। अगर आपने अगर इसे आपको आपने इसकी हकीकत इख्तियार करने की कोशिश की, तो आपका देश तबाह हो जाएगा। ये मेरी सोच है। आपको ये सारा कुछ कबूल करना है कि ये सारा कुछ हिंदुस्तान का की तारीखी और ऐतिहासिक विरासत है, और हम सब इसमें ये जो मिली-जुली ज़बान है, मिली-जुली तहज़ीब है, जो हम मुसलमानों और हिंदुओं की वजह से गंगा-जमनी तहज़ीब कहते हैं, लेकिन इसमें अ, अलग-अलग किस्म के भी पहलू हैं, और ये हमारी रियासत है, ये हमारा हक है, और हम किसी एक चीज़ को मिटाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कोई भी मुल्क इनफैक्ट आपकी किताब में भी मैं देख रहा हूँ, आपने बात कही भी है कि किसी मुल्क किसी शहर को देखकर आज वो कैसा लगता है, कभी कॉस्मोपॉलिटन था। आपने एक जगह किसी से पूछा भी है कि ये एक ऐसी कोई चीज़ देख के लग रही है, बोला हमारा कुछ नहीं है उसमें। कभी कोई आया उसने किया, फिर कोई आया उसने किया, फिर कोई आया उसने किया, अभी मिल-जुल कर जो हो गया है। तो नहीं, ये हर मुल्क के साथ है। हाँ, ये थीम बार-बार आती है इस किताब में, ये हुँ, ख्वाहिश हुँ, कि हम इतिहास का एक पहलू मिटा हुँ, लें, कि हुँ, अगर हम इस चीज़ को निकाल देंगे,
तो हमें एक किस्म की तारीखी ऐतिहासिक पवित्रता वापस लौट आ जाएगी। और हम्म ये जहाँ भी ये लोगों ने इस कोशिश को मतलब सियासी रूप में इख्तियार करने की कोशिश की है, ये एक बहुत इसमें बहुत शिद्दत शामिल है, बहुत नुकसान शामिल है, बहुत चोट शामिल है। तो ये मेरा मतलब एक तजुर्बा इस अ, तरह-तरह के मुल्क ममालिक जाके मुझे ये एक चीज़ मैंने सीखी है कि ये जब भी ये आवाज़ शुरू हो जाती है कि हमें इनको हटाना है, इस चीज़ को हटाना है कि ये रास्ता बहुत मतलब अ, नुकसान की तरफ, बहुत दर्द की तरफ चलता है। हुँ। इनफैक्ट मैंने किताब में निशान भी लगाए थे जहाँ आप ये बात कह रहे थे कि तुर्कीये जैसा परिवर्तन अब हम पाकिस्तान में भी होता देख रहे हैं, जो शायद आप इशारा इसी तरफ कर रहे थे, एर्दोग़न की जो पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान में जो इस बात पर ज़ोर है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम ही सच है, तो उसमें हुँ। वो हड़प्पा की सिविलाइज़ेशन नहीं देखना चाहते, वो नहीं उससे अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते। लेकिन आपकी जो बात है वो ठीक है कि अगर आप भुलावे में रखना चाहते हैं अपनी नस्लों को कि हड़प्पा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बंद रखो अपनी आँखें, तो आप बेसिकली अपनी आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। एक खिड़की बंद कर रहे हैं उनकी प दुनिया औ की। और पाकिस्तान में जो नफ़सियाती तौर पे जो नुकसान पहुँचाया गया है पाकिस्तानियों को इस वजह से क्योंकि वो ऐसे रह गए हैं कि वो अ, अपने इतिहास को जानते नहीं हैं। वो अपने इतिहास से डरे हुए हैं और ये तो जैसे कि ये ज़बान को पवित्र करने की बात उन्होंने शुरू की थी ये कि सारे जो हिंदी और हुँ, संस्कृत के जो अल्फ़ाज़ हैं, के शब्द हैं, उन्हें हुँ, सारा कुछ हटाना पड़ेगा उर्दू से। एक ऐसी हम्म और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो मुकम्मल तौर पे मतलब एक निश्चित तौर पे एक फ़ितरी ज़बान है। इट्स हुँ, एक ऐसी कहानी मेरे मेरे उर्दू उस्ताद मुझे सुनाते थे कि एक अंग्रेज़ था जिसने कहा था कि अब मैंने उर्दू की पूरी मास्टरी कर दी है। मैं इसको मतलब शुरू से अंत तक उर्दू मैं जानता हूँ। तो फिर हम्म किसी उर्दू शायर ने कहा, फिर आपको यकीनन ये लफ्ज़ मालूम होगा डिविट? तो उसने हम्म कहा कि डिविट क्या है? तो डिविट एक कुछ बत्ती चलाने की कोई 19th सेंचुरी चीज़ थी। लेकिन हुँ, उसका उसका उस शायर का कहना था कि ये भी उर्दू का एक अटूट हिस्सा है, कि जो हम्म भी फ़ितरी ज़ुबान है, वो उर्दू है। हम्म और मेरे मैं आपको एक अम्यूज़िंग कहानी सुनाता हूँ जावेद अख्तर के साथ कि जब मैं उर्दू सीख रहा था, मैं हम्म उनसे कहता था कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मैं कहूँ कि मेरे दादा का देहांत हो गया या उनका इंतकाल? जावेद साहब बिल्कुल मतलब हैरान हो गए। मैंने कहा डेथ? डेथ उनकी डेथ हो गई, इसके अलावा कभी कुछ नहीं कहना है। तो सही बात है। ये जो उर्दू सुविधा की भाषा थी, सही बात है, इसे इतना हाँ, मुश्किल और कर देना। तो उर्दू की फ़ितरत पाकिस्तान में बिल्कुल मतलब तब्दील हाँ की गई है कि ये वो अब ये जो रिश्ता शुरू किया है उर्दू और हाँ पवित्रता के बीच में और हम्म और वहाँ एक ये ज़बान जो उन्होंने मतलब बनाई हुई है, एक किस्म की हिस्टोरिकल डिफ़ॉर्मिटी है और पाकिस्तान भी कुछ हद तक एक हिस्टोरिकल डिफ़ॉर्मिटी है। ओह! ये एक और पिटारा आप खोल देंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे तो। लेकिन पाकिस्तान से फिर मुझे एक सवाल फिर मन में उभरा। मैं चाहता था इस बातचीत से आगे बढ़ना, लेकिन उभर आया। सलमान तासीर से आपके संबंध कैसे थे? कैसे रिलेशन थे अपने पिता के साथ? हालाँकि कुछ झलक आपने दे दी है, फिर भी। बहुत मुश्किल थे। मैंने शुरुआत में मेरी बहुत रोमांस थी क्योंकि वो है मतलब लार्जर देन लाइफ ऐसे आदमी थे। उनमें बहुत बहादुरी थी, बहुत मतलब मोहब्बत था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और ये मतलब वो ऐसे आदमी थे जो मतलब अपने ख़ानदान को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार थे लेकिन जो मुल्क की तरफ या जो उनका जो एक किस्म का कर्तव्य था, उसमें वो हर वक़्त बिल्कुल कायम रहे थे और ये सारी कुछ मतलब उनकी शख्सियत के बारे में एक किस्म की शानदार क्वालिटीज़ थी उनमें। लेकिन एक ज़ाती तौर पे बहुत मुश्किल थे, बहुत डोमिनेटिंग थे और वो मेरी उनके गैर मौजूदगी की वजह से मेरी लाइफ कुछ हद तक बदल गई थी और जब वो फिर से मौजूद थे तो वो मुझे मतलब एक किस्म की तानाशाही का मतलब तानाशाह के रूप के में
कह रहे थे कि आप ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं लगा क्योंकि मेरी माँ, मैं सच बोलूँ, वो हर वक़्त पूरे मतलब रोशन ख़याल ऐसी औरत थी जो जिन्होंने कभी मेरी शख्सियत को मतलब तब्दील या बदलने या छोटा करने या बड़ा कर कभी कोशिश नहीं की थी। मुझे एक किस्म की पूरी आज़ादी महसूस हुई थी जब मैं उनके घर, जब मेरी परवरिश हुई थी उनके घर में, और ये मेरी नाना-नानी के लिए भी सच है कि वो उन्होंने कभी मुझे धार्मिक तौर पे, असूल के तौर पे उन्होंने मतलब हर वक़्त एक एक आज़ादी-सी का हुँ। माहौल मुझे महसूस हुआ था। तो आगे बढ़ता हूँ और मैंने आपसे कहा था पूछूँगा आपका फ़ेवरेट शहर। तो मुझे बताइए इतना घूमने शहर शेर शहर या शहर शहर? शहर शहर। सिटी क्योंकि आपसे तो पूछना बनता है, जो दुनिया इतनी घूमता हो और बार-बार जाता हो एक ही शहर में और देखता हो उसमें तब्दीली आ रही हैं, बड़ी बारीकी से नोट करता हो, उस पर किताब ही लिख देता हो, तो उससे तो पूछना बनता है कि उसका पसंदीदा शहर दुनिया में कौन-सा है? थोड़ी अलहदगी मतलब लाना चाहता हूँ कि जो शहर, जिस शहर में आपका जीवन है, उसे आप साफ नहीं देख सकते हैं। तो मैं न्यूयॉर्क और दिल्ली को मतलब हुँ। इस मुकाबले से मैं हटाना दूर चाहता रखता हूँ। हूँ, हाँ। लेकिन मुझे मेरी मेरी नज़रों में इस्तांबुल एक कमाल का शहर है। हुँ, बहुत शानदार हुँ, शहर है, बहुत तारीख़ महसूस होती है, और हमारे जो इंडिया नुक्ताए नज़र से, अगर नज़रिए से अगर ये देखा जाए, तो इसमें जो बहुत से हमारे जो इतिहास के पहलू हैं वो इस्तांबुल में भी शामिल हैं, और हम पहचान सकते हैं इन चीज़ों को। हुँ। इस्तांबुल मेरे बहुत सारे दोस्तों का फ़ेवरेट शहर है। सबको पसंद हाँ, है वो। और उनका जो राब्ता है जदीद होने से, हुँ, आधुनिकता से, वो भी हुँ, बहुत मतलब दिलचस्प है हमारी नज़रों से। क्योंकि हम देख सकते हैं ये कि किस किस तरह अपनी सभ्यता को महफूज़ रख सकते हैं, लेकिन हुँ। वेस्ट को भी कबूल कर सकते हैं। उनको भी कर सकते हैं। कमाल की जगह है। अच्छा आप उन चंद लेखकों में हैं जो फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन दोनों पर कमांड रखता है ना? और आप ट्रैवलॉग में घुसते हैं, फिर कोई कहानी सुनाते हैं, फिर आप इतिहास की परतों में गुम हो जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था तो तीसरा चैप्टर है जब आप उज़्बेकिस्तान में घूम रहे हैं और आपके गाइड अज़ीज़ और मदीना की लव स्टोरी सुना रहे हैं और फिर आप सिल्क रोड के इतिहास में घुस जाते हैं। तो ये कहानियाँ हैं सच्ची कहानियाँ हैं, हुआ है ऐसा या जनता को थोड़ा रीडिंग रिलीफ देने के लिए फ़िक्शन का तड़का लगाते हैं? तो मैं नहीं, स्टाइल पर आ बिल्कुल गया हूँ नहीं। आपके। बिल्कुल नहीं यार। नितिन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये न्यूयॉर्क टाइम्स फैक्ट चेक्ड किताब है। इसमें कोई नहीं, बिल्कुल इसमें इसमें एक हुँ, छोटा हुँ, नुक्ता हुँ, फ़िक्शन का भी नहीं है। मतलब वो बिल्कुल ये हकीकत है, ये रिसर्च्ड है, और हुँ। ये सारा कुछ मतलब एक थर्ड पार्टी ने वेरीफ़ाई किया हुँ। है। आपकी देखी हकीकत इतनी जादुई है कि कई बार लगता है कि ऐसा फ़िक्शन में ही हो सकता है। सब नहीं, इतना हाँ। मैं इन सलाहियतों को बिल्कुल मतलब महदूद रखता हूँ, सीमित रखता हूँ। मैंने कभी मतलब इन्हें इस हुँ। दायरे में उनकी कोई जगह नहीं है। आपका जर्नलिस्ट हमेशा आपको वॉच करता होगा, है ना? वो जर्नलिस्ट जो है आपका, आपके अंदर, वो हमेशा वॉच करता होगा कि कहानियाँ भी लिखूँ, तो एकदम ऐसी लिखूँ कि वो बहुत सारे पैमानों पर एकदम खरी उतरनी चाहिए। तो ये मैंने देखा है कि आपका इतिहास बोध तो गज़ब का है। आप हिस्ट्री पढ़े हैं? हाँ, लेकिन मैं जो सफ़र के लिए एक हुँ, बहुत मैं सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 5 बड़ी हिस्ट्रीज़ पढूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सफ़रनामे पढूँ, कि मैं कभी-कभी नॉवेल्स पढूँ। हुँ, हुँ, 1-2 हिस्ट्रीज़ अगर मुझे बहुत ख़ास लगें तो मैं पढ़ता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो पढ़ने का जो रिश्ता है, वो भी सफ़र में शामिल हो। तो हुँ, कि अगर कोई पढ़ने वाला हो जो मेरे साथ सफ़र कर रहा है, कि उसे भी लगे कि ये ऐसा आदमी नहीं है जो सब कुछ जानता है। उसने हुँ, उसने कोशिश की है, उसने हुँ, हुँ, सीखने की कोशिश की है, और उसका जो देखना है वो इन्फैलिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई
नुक्स या तनकीद नहीं की जा सकती है, ज़रूर करो सारा कुछ। तो इसी वजह से एक मैं हिंदी में शब्द ढूँढने की कोशिश में हूँ कि ट्रांसपेरेंसी, यू नो, ये ट्रांसपेरेंसी ट्रांस तो पारदर्शिता है। हाँ, तो हुँ, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत में हूँ कि ये हुँ, हुँ। मैं कि ऐसे लगे कि जो अ, ये जो जिस आदमी के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसका जो बाहर वाला रूप है और अंदरूनी रूप है, वो मतलब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही। अच्छा, किसी शहर को समझने के लिए क्या करना चाहिए? ये भी बता दीजिए आज। जैसे आप समझते हैं, हम समरकंद, बुखारा कहाँ-कहाँ घूम रहे हैं, कितना खूबसूरती से बता रहे हैं। क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात लोग होते हैं। लोगों के ज़रिए ये सारा कुछ मतलब मुमकिन है, और जैसे भी जितनी भी जो भी कोशिश करने की ज़रूरत होती है ताकि आप लोगों से राब्ता रख सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उसके ज़रिए एक शहर की असलियत आपको दिखाई देती है। क्योंकि जैसे आप बुखारा की बात कर रहे थे, हुँ। बुखारा एक बहुत शानदार शहर था, सिल्क रोड शहर था, और अगर आप बुखारा की इमारतें देखें तो आप कहेंगे, आह! ये लाजवाब शहर है, क्या बात है। लेकिन अगर आप बुखारा के लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो रहने की जगह है, वो बहुत सोवियत स्टाइल छोटे-छोटे अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्कुल मतलब शहर के अंदरूनी हिस्से से बिल्कुल दूर हैं। तो हुँ। ये अम, और आपको ऐसे लगता है कि एक शहर में एक एक ऑलमोस्ट एक किस्म का स्किज़ोफ्रेनिया है कि हुँ। ये मेरा आगे बाहर वाला रूप है जो मैं पेश करना हूँ, वाह! जो लेकिन जो अंदरूनी शहर है वो अलग है। वो तो बिल्कुल अलग ये है। हाँ, तो पर्यटक के तौर पे ये मुश्किल है जानने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों से बात करते हैं तो ये सारी कुछ असलियत जो है इस शहर के बारे में वो जान जान सकते हैं, और मेरे लिए ये एक बहुत ज़रूरी है, अहम चीज़ है। वाह! हाँ, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, घूम लीजिए, लेकिन अगर आप लोगों से बात करेंगे, तो बेहतर समझ पाएँगे कि नब्ज़ क्या है शहर की। बाहर से कुछ बिल्कुल। और दिख रहा है और अंदर बुखारा के बारे में आपने जब बात की, उसपे सोवियत असर है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री हुँ। का ये हिस्सा रहा है। अच्छा, मंटो की कहानियों का भी आपने अनुवाद किया है। मंटो ही क्यों था भाई? अम, क्योंकि तो ये भी एक बहुत अजीब-सा मतलब अफ़साना है कि मेरे जो दादा थे, तासीर, हुँ। वो मंटो के मुकदमे जो उनके खिलाफ मुकदमे किए थे गए पाकिस्तान में, हुँ, हुँ। उन्होंने मंटो के खिलाफ बात की थी कोर्ट में। ओह! दूसरे साइड पे उनके ब्रदर इन लॉ मेरे ग्रेट अंकल फैज़ अहमद फैज़ थे। तो मुझे ये अ, मंटो का सिलसिला बहुत दिलचस्प लगा, और मुझे लगा कि मंटो ऐसे एक अ, ऐसे अफ़साना निगार थे जो जिनका मतलब अ, जैसे वो अपने आप को बँटवारे की वजह से, तक़सीम की वजह से वो अपने आप को कुछ हद तक अदबी तौर पे उन पे मतलब इतना नुकसान पहुँचाया गया। मुझे एक कुर्बत महसूस हुई मंटो की वजह के साथ इस बात पे कि मैंने सोचा कि हुँ। यहाँ मेरे 2 पूर्वज थे, दोनों खिलाफ थे, तो ये मुकदमा का भी सिलसिला बहुत ही दिलचस्प था, और फिर जो हम अ, मंटो में था बँटवारे के बाद, तक़सीम के बाद कि वो मतलब शराब का शिकार हो गया था। वो मुझे ये सारा कुछ मतलब बहुत दर्दनाक, बहुत खूबसूरत, बहुत मैं मंटो से एक कुर्बत महसूस करता हूँ। इसी वजह से मैंने उनका तर्जुमा किया था, उनका अनुवाद किया था। इसलिए आपने चुना। ठीक है। हुँ। अब इस पॉडकास्ट के बिल्कुल अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ, है ना? इतनी सारी किताबों की बात हाँ, होगी, लंबी आपकी बात किताब हुई है हमारी यहाँ नहीं, कुछ। आप यहाँ होते तो इससे लंबी होती। ज़ूम पर मैं आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता, इतनी तो तकलीफ़ आप नहीं देना आप चाहता। थोड़ा मतलब आप थोड़ा नाइसीना हिल में बात करें ना उनसे। अच्छा। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि आप इंडिया वापस आओगे, तो मैं कहता हूँ इंशा शाह, इंशा मोदी, इंशा शाह। तो मैं देख रहा था कि कुछ किताबें दिख रही हैं, है ना?
इस स्क्रीन पर भी आपके पास, तो कुछ रिकमेंडेशन आपको देनी चाहिए ज़रूर। आपको बताना चाहिए कि 5-7 वो कौन-सी किताबें हैं, जो किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा। मुश्किल और सवाल है? मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल ठीक सवाल है, नहीं है, लेकिन एक तो मैंने अभी आपको दे दी थी कि इन लाइट ऑफ इंडिया बाय ऑक्टेवियो पाज़, बहुत ठीक है। खूबसूरत किताब है। और आप इस बहुत दिलचस्प बात है कि एक मैक्सिकन की नज़रों से इंडिया दिखाई दे रहे हैं, और उसमें मतलब कोई वेस्टर्न मुसाफिर इतनी साफ नज़रों से इंडिया को नहीं देख सकते थे कि जैसे ऑक्टेवियो पाज़। और फिर मैं कहूँगा कि अम, एक रूसी शायर की बीवी है, नदेज़्दा मैंडलस्टॉम, होप अगेंस्ट होप, बहुत खूबसूरत किताब है। रिप्रेशन के बारे में है, स्टालिनिज़्म के बारे में है। और फिर मैं कहूँगा कि रिबेका वेस्ट की ब्लैक लैंड, ग्रे फ़ाल्कन, जो युगोस्लाविया के बारे में है। युगोस्लाविया भी हमारे जैसे एक मिली-जुली तहज़ीब है। इस किताब में मैंने स्पेन के बारे में लिखा है, अल-अंदलुस के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि मैं और ऐसे 3 समाज हैं, अ मुस्लिम स्पेन, इंडिया और बाल्कन्स, यूगोस्लाविया, जहाँ एक इस्लाम का एक मतलब एक मौजूदगी हुई है, जहाँ वहाँ इस्लाम के वारिस हैं ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन उनका जो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो हालांकि हिंदू है या क्रिश्चियन है। तो ये इस वजह से इस किताब को आप बहुत दिलचस्प मानेंगे, क्योंकि वो 1, 2, 3 फ़ितरत के शहरों के बारे में लिखते हैं, जो जैसे इस्तांबुल भी एक है। और फिर मैं कहूँगा कि वी.एस. नायपॉल की किताबें ज़रूर पढ़ें, पूरी ट्रिलॉजी पढ़ें, क्योंकि हुँ, वी.एस. नायपॉल की किताबें मैंने अभी तक बहुत उनमें ताज़गी महसूस होती है। जिन चीज़ों पे वो मतलब जिन चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, वो अभी तक रेलेवेंट हैं। तो आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा, जेस्टिंग पायलट, ये बहुत मुश्किल हुँ, किताब है, मिलने के लिए, हासिल करने के लिए मुश्किल किताब है। अल्डस हक्सली की किताब है, और वो 1920s में इंडिया में सफ़र कर रहा है, और आज़ादी का आंदोलन सब कुछ कायम है, और वो गांधी से मिलता है, गांधी की स्पीचेस सुनता है। लेकिन वो ये अ, हमारी जो ख्वाहिश है इंडिया में कि हम जदीद दुनिया को अपनी पुरानी सभ्यता में उसको मतलब कि चाहे अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या प्लेन्स हों, कि इन चीज़ों को हम ढूँढ सकें हमारी पुरानी सभ्यता में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से कुछ हद तक डराए हुए हैं कि वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी की जो मतलब की जो बुनियाद है, वो एक किस्म का टेक्नोलॉजिकल बुनियाद है। और हुँ, ये इस विषय पे वो बहुत खूबसूरती से लिखता है कि क्या चोट आप पे पहुंचाई गई है कॉलोनियलिज्म की वजह से, आपके आपका आत्मविश्वास, खुद एतमाद क्यों इस हद तक मतलब कमज़ोर हो गया है कि आप चाहते हो कि एविएशन या ये सारा कुछ या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सारा कुछ मतलब गीता में हो या मतलब हमारे इतिहासों में हो। और ये मैं जावेद साहब के बारे में एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये मुसलमान भी करते हैं कि सारा कुछ कुरान में था। हुँ, ये जो भी हमारी जदीद दुनिया के बारे में चीज़ें हैं, वो सारा कुछ कुरान में था। हुँ। और जावेद साहब किसी भी मुसलमान से जो ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं, "आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप क्यों इंतज़ार कर रहे थे?" और ये जस्टिन पायलट में aldous हक्सली भी ऐसा मज़ा उड़ाता है कि लेकिन इट्स आल्सो वेरी बहुत बहुत प्रोफाउंड बुक है। तो ये हुँ, मैंने अब 5 दे दिए हैं आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा है। जब बहुत हम फिर से बढ़िया है। मिलेंगे, मैं 5 और कर नहीं, बहुत अच्छी हैं। और छठी किताब मैं बताता हूँ, जिसका नाम है अ रिटर्न टू सेल्फ, आतिश तासीर नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने लिखी है ये। ये भी पढ़ी जानी चाहिए। नितिन, मुझे और बहुत मुसर्रत हुई आपसे बात करते हुए, रियली। हमें बहुत मज़ा आया। और आपने अपनी हिंदी को फिर से याद करते हुए, उर्दू को फिर से याद करते हुए, इतनी मेहनत से आपने बोली, लेकिन अच्छी बोली, बहुत हाँ, बढ़िया बोली। दोनों थैंक यू। दोनों दोनं भाषाओं के बहुत गाढ़े-गाढ़े शब्दों का उपयोग आपने किया, लेकिन बहुत सुंदर। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी मेरी हिंदी और उर्दू अब बहुत ज़ईफ़ और नीम जान है। नहीं, बीच-बीच में बात करते रहिए। आप हिंदुस्तान-पाकिस्तान में बहुत जानने वाले आखिरी होंगे शेर आपके। आखिरी शेर सुनाऊँ? ज़रूर सुनाइए। ये अब मोदी सरकार के मुतालिक है, मैं ठीक सुनाऊँ? है।
हो चुका कता ताल्लुक तो जफाएं क्यों हों, जिनसे मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। वाह 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 वाह! शेर चुन चुन के रखे थे आपने। बहुत शुक्रिया आतिश तासिर साहब, आपने वक्त दिया, है ना? सुबह सुबह उठे होंगे आप। थैंक यू। यहाँ तो शाम हाँ होने को है। बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया और मच। उम्मीद है ओके। आप ऐसे ही लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया यूं ही घूमिए, नई नई खिड़कियां खोलिए और जब भी कोई खिड़की खुले फिर किताब लिखिए। हम खरीदेंगे, थैंक यू। पढ़ेंगे, उस पर ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू नितिन। और आतिश तासिर को सुन रहे थे आप। कोशिश की हमने कि उनकी किताब पर बात हो, ये भी कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी पर बात हो, क्योंकि हिंदुस्तान से जिस तरह से उन वो गए तो काफ़ी विवादित था, आप लोगों को भी पता होगा। तो कोशिश यही थी कि उनकी ज़िंदगी और किताब दोनों पर बातचीत हो। कोशिश किस हद तक कामयाब हुई बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स खुला है।